कहते हैं कि इस दुनिया में सब जगह भगवान नहीं हो सकते हैं, इसलिए ईश्वर ने मां बनाई ताकि हर एक संतान की देखभाल करने के लिए मां के रूप में भगवान हो। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज, और ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम चमकते सितारे का। और आज जिस सितारे के साथ हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो हमारे देश के बच्चों के लिए मां के रूप में चमक रही है। उन्होंने खुद शादी नहीं की, लेकिन वे 400 से अधिक बच्चों के लिए मां के समान हैं, क्योंकि उन्होंने मां के रूप में उनका लालन पालन किया है, उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान दिया है, रोजगार का ध्यान दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केरल की रहने वाली अंजना राजगोपाला की, जो अब नोएडा के सेक्टर 12 में रहती हैं और साईं बाल कुटीर अनाथालय चलाती हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार और अभिनंदन मैडम आपका हमारे शो पे। तो केरला से आप यहाँ दिल्ली और नोएडा कैसे आपका आना हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वैसे तो मैं केरला की हूँ, पर मैं पैदा हुई थी आंध्रा में और पली कर्नाटका में, और पापा के साथ दिल्ली आई थी जब मम्मी की डेथ हो गई, तो फिर उसके बाद यहीं बस गए हम नोएडा में। जी, और अगर मैं आपको थोड़ा सा पुराने दिनों की याद दिलाऊं तो शायद ये 1988 की बात है कि जब आप बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक प्यारे लाल भवन है, वहां पर आपने एक बच्चे को देखा जिसको कुछ लोग पीट रहे थे। तो आपके अंदर की ममता जागी और आपने उस बच्चे को अपने घर में ले आई। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 1988 की बात कर रहा हूँ। तो क्या आप इस घटना से आप कितना प्रभावित हुई और आपने ये सोचा कि नहीं, अब मुझे अपने बच्चों के लालन पालन पर ही ध्यान देना है? देखिए, वो तो बहुत ही मुझे एक मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब मेरी ये जो सपना था बच्चों के लिए काम करना, ये उससे बहुत पहले शुरू हुआ था, जब मैं बेलारी में रहती थी और अनाथ बच्चों को घर घर ड्रम बीट करते हुए जाते देखती थी चंदा इकट्ठा करने। तो पर जब तब तो मैं बहुत छोटी थी, और जब दिल्ली आई तो देखा कि यहाँ की हालत उससे बहुत बहुत बदतर है। तो मेरा मन था कि करने के लिए, पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कई साल में कुछ नहीं कर पाई। फिर 88 में मुझे मौका मिला तो मैंने संस्था बनाया, और 90 में मुझे ये बच्चा मिला प्यारेलाल भवन के सामने पिटते हुए, क्योंकि मैं ऑफिस जा रही थी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब कर रही थी और ऑफिस जा रही थी तो देखा कोई मार रहा है इसको। तो मैं उनसे जाके बात किया और उस बच्चे को घर ले आई, क्योंकि उन्होंने बोला उसको कोई नहीं है। फिर पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाया, सारी छानबीन करवाई, कोई नहीं मिला। तो वो बच्चा अभी भी मेरे पास ही है, क्योंकि वो मल्टीपल हैंडीकैप्ड है, ना वो बोल सकता ना सुन सकता है, और फिजिकली भी काफी मतलब दिक्कत थी उसको। पर उसको हमने स्कूल में डाला, पहले एनेबलिंग सेंटर अरविंद कॉलेज में, उसके बाद यहाँ माता भगवंती चड्डा में डाला, जहाँ से उसने ट्रेनिंग लिया काफी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाने की, और अब वो खुद वहां पर एक टीम लीडर है और उसको स्टाइपेंड मिलता है हर महीने। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो बच्चा बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसको इस लेवल तक आने के लिए उसका बहुत मेहनत लगा था। क्या बात है, और उसकी इस अचीवमेंट के पीछे आपका सहयोग है, आपका मार्गदर्शन है। अगर मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो आपके पिता पीके राजगोपालन एक खाद्यान्न कंपनी में काम करते थे, और आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ बताइए कि आपने केरला से ही पढ़ाई की है या फिर यहाँ से की है, और क्या आपने शुरुआत से ही ऐसा सोच रखा था कि आपको सोशल सर्विस सेक्टर में जाना है, या फिर आपकी कैरियर की प्लानिंग कुछ और थी? लेकिन कहते हैं ना कि नियत ने कुछ और ही सोच रखा है, विधि का विधान कुछ और ही होता है, इसलिए आप जो है समाज सेवा की तरफ आ गए। इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, देखिए, उन दिनों करियर की तो लड़कियां सोचती नहीं थी, ना माँ बाप सोचते थे, है ना। पर जो
मेरी पढ़ाई हुई थी शुरुआत में सेंट फिलोमिनास कॉन्वेंट बेलारी में। फिर वहां से हम ट्रांसफर हुए सैंडूर रेजिडेंशियल स्कूल सैंडूर शिवपुरी में, जहाँ पर कर्नाटका का जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे M.Y. घोरपड़े जी, उन्होंने शुरू किया था। तो मेरी 10th तक वहाँ पढ़ाई हुई, और उसके बाद तो खैर वहाँ कोई इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस या इंटर कॉलेज नहीं थे, तो मेरी पढ़ाई वहीं रुक गई, क्योंकि वहां से बाहर जाके पढ़ने का तो सवाल नहीं उठता लड़कियों के लिए। तो इस तरह से कि मतलब मैं वहीं कर्नाटका में ही रही थी। पर जब मम्मी की डेथ हुआ तो फिर हमें दिल्ली, मतलब मेरी मौसी ने बोला आप लोग इधर आ जाओ, तो हम लोग दिल्ली आ गए। तो दिल्ली में आने के बाद पापा की हालत बिगड़ता गया, तो फिर मैंने जॉब ले लिया। नहीं तो मेरा कोई जॉब करने का कोई मनसा था ही नहीं, पर जरूरतों के हिसाब से हम चलते गए। और जब टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब कर रही थी तो मेरा मन बहुत था कि मैं ये करूं, पर मुझे फैमिली भी देखना था, क्योंकि मेरे छोटे ब्रदर्स भी थे। तब फिर जब 87 में दिसंबर में पापा की डेथ हुई, तो मुझे लगा अब तो मुझे अपना काम करना ही है, अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो काफी मतलब मेरे परिवार वालों ने, मेरी कलीग्स ने, सबने बोला तुम पागल है, जॉब छोड़ के ऐसे काम में लग रही है जहां पर तुम्हारी कोई फ्यूचर नहीं है। तो सब बिल्कुल। मुझे पागल बुलाते थे, पर मैंने कहा नहीं, मुझे यही करना है। तो फिर सोसाइटी बनाया, मेरी कुछ सहेलियों ने मेरे साथ दिया, और फिर प्रदान नाम की एक संस्था ने मुझे 3 महीने का फेलोशिप दिया, और ऑल ओवर इंडिया भेज के मुझे सारी होम्स का विजिट कराया, और 20 दिन अंतर भारतीय बाल ग्राम लोनावला में रह के बच्चों के साथ रह के कुछ सीखने के लिए बोला। उसके बाद आके फिर ये सोसाइटी रजिस्टर किया, और मैंने अपना काम शुरू किया। क्या बात है। और इस तरीके से आपने एक ऐसे मकाम को हासिल कर लिया जो सबके बस की बात नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपके अंदर जो जुनून था, जो जज्बा था, जो जोश था बच्चों को लेकर के, वही आज नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कि आपने, हर एक लड़की की एक खुद की ख्वाहिश होती है, उसके परिवार की तमन्ना होती है कि जब आप युवा हो जाएं, आपकी शादी कर दी जाए। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि अपने बच्चों को वो सेटल होने हुए देखना हाँ जी। चाहता है। हाँ जब आप टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब कर रही थी, जब आप यंग थी, तो फिर आपके लिए भी इस तरह के प्रपोजल आए होंगे, और हाँ फिर आपने उस बहुत समय क्या किया और शादी क्यों नहीं की? मैं घुमा फिरा के न पूछ के अगर सीधे सवाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है। हाँ, नए प्रपोजल्स तो बहुत आए थे, पापा ने भी बहुत कोशिश किया था, पर मैं अड़ गई थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को छोड़ के जाऊंगी नहीं। तो क्योंकि पापा बीमार थे, मेरे ब्रदर्स छोटे थे, मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। तो इस तरह से मतलब शादी टल गई, और मैं इस काम में जुट पाई। बिल्कुल। तो भले ही आपने शादी ना की हो, लेकिन 400 बच्चों को पालना, उनका उनको पोषण करना, उनको करियर के लिए सेटल करना, ये अपने आप में महान उपलब्धि है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि शुरुआती दौर में बताइए, जब आपने ये अनाथालय की शुरुआत की, उस समय चाहे वो जमीन का मामला हो कि किस इलाके में आपको लेना है, या फिर किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, शुरू में तो वही रहने की जगह की प्रॉब्लम थी। हम हर चौथे 5वें महीने में मकान बदलते थे, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो करते करते 92 में मुझे अथॉरिटी से कुछ किराए पर LIG मकान मिले, 2 LIG मकान मिले, और उसी में रहते थे हम, किराए देते थे गवर्नमेंट को। उसके बाद जो है कुछ कंपनियां हमारे बच्चों को मैथ्स और साइंस सिखाने आते थे। उनमें से एक था केडेंस डिजाइन सिस्टम्स। तो उनमें से कुछ लोग रेगुलरली आते थे बच्चों को सिखाने के लिए, और उन्होंने बोला कि आपको ऐसा क्या चीज की जरूरत है जो आपको लगता है आप कभी कर नहीं पाएंगे। तो मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला, आप ये मकान हमारे लिए खरीद दीजिए। क्या तो बात। मैंने कहा यही एक बहुत जरूरी चीज है, बाकी तो पैसे तो थोड़ा बहुत आते रहते हैं, चलता रहता है, पर मकान जो है हमें बार बार बदलना पड़ता है, तो आप ये हमारे लिए खरीद दीजिए। और उन लोगों ने, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, उन्होंने ऐसा प्रपोजल बनाया कि उन्होंने सिर्फ खरीदा ही नहीं, उन्होंने 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ा करके मुझे पकड़ा दिया, लीजिए आप बच्चों को देखभाल कीजिए।
तो क्या इस बात तरह है। से बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि समाज में आज भी बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छे लोग निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, जो ना हैं। सरकार को कोसते हैं ना सिस्टम को निशाना साधते हैं, बस वो अपनी धुन में समाज सेवा किए जा रहे हैं। और यही लोग समाज के सच्चे अर्थों में चमकते सितारे हैं। जी और यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम ऐसे ही लोगों को आप सबके सामने लाएं। आगे बढ़ते हैं, अब आपसे बात ये करते हैं कि आपने एक एनजीओ खोला, अब इसमें शुरुआती दौर से लेके अब तक आपके पास बच्चे कहाँ से आते हैं? क्या मतलब कोई छोड़ जाता है, या फिर जैसे नोएडा दिल्ली में बहुत से रेड लाइट होते हैं जहाँ पर ट्रैफिक गाड़ियां रुकती हैं, वहां पे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो आप वहां से बच्चों को रैंडमली ले आते हैं? मतलब किस तरीके से बच्चे आपसे संपर्क में रहते हैं? देखिए, कानून तौर पे हम रेड लाइट बच्चों को उठा नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ उनकी फैमिलीज भी होते हैं। तो हम अपनी मर्जी से किसी बच्चे को उठा नहीं सकते, वो किडनैपिंग हो जाता है। तो पुलिस के थ्रू ही नहीं नहीं, आजकल मेरा बच्चे मतलब आ था रहे कि उन बच्चों के माता पिता से बात करके कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहे, छोटे बच्चे से काम करवा रहे हैं। हैं, नहीं, वो नहीं तो मानते, हमारे यहाँ पे रहे, पढ़ाई लिखाई करे, इसके बाद अपना घर जाए। नहीं मानते, उल्टा वो हमें गाली देते हैं। हम्म। इसलिए वो हो नहीं पाता। उसके लिए या तो अगर प्रॉपर कानून बने कि हाँ, इन बच्चों को हॉस्टल में डालना है या होम्स में डालना है, वो जब तक कानून नहीं बनता वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और दूसरा ये है कि जब शुरुआत में जो है हम लोग कोई भी बच्चा हमारे पास ले आता था, जैसे रजत को मैंने खुद उठाया, और दूसरी लड़की जो हैंडीकैप्ड हमारे पास आई, वो एक सोशल वर्कर लेके आई थी कि झुग्गियों में ये बच्चे ऐसे परेशान है करके। तो इस तरह से फिर हम पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं। जब भी कोई बच्चा हमारे पास आता है, पुलिस वेरिफिकेशन करा के उस बच्चे को लेते हैं। तो ऐसे पहले लेते थे, और फिर हम मेरिट वेलफेयर बोर्ड को हम इंफॉर्मेशन दे देते कि इस तरह से हमारे पास बच्चा आया है। पर आजकल की जो सिस्टम सारा चेंज हो गया। अब जो है हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बन गया। तो पहले पुलिस को या किसी को भी बच्चा मिलता है, वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में बच्चे को प्रोड्यूस किया जाता है, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये डिसाइड करता है कि ये बच्चा किस होम में जाना चाहिए। तो पूरा प्रोसेस होके पेपर्स आते हैं हमारे पास, तब हम बच्चे को लेते हैं। तब हम डायरेक्टली किसी बच्चे को नहीं लेते। बिल्कुल, प्रोसेस के थ्रू अब बच्चे आपके यहाँ पे आते हैं। अभी जी हाल ही में आपने देखा होगा कि कोरोना का संकट आया था, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं रहे, और उस दौर में आपने कितने बच्चों की किस तरह से सहायता की, उसके बारे में बताइए। उस दौर पे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए थे, पर वो ज्यादातर खोए हुए बच्चे या घर से भागे हुए बच्चे थे, या न्यूबॉर्न बेबीज थे जो कहीं से कहीं मिला था। तो ऐसे बच्चों को ज्यादातर हमने ट्रेस करके फैमिलीज को हैंड ओवर कर दिया, कोरोना के काल में जो बच्चे आए थे। और जो बेबीज थे उनको अडॉप्शन सेंटर्स में सीडब्ल्यूसी ने ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो भी प्रोसेस होता है वो सीडब्ल्यूसी के थ्रू ही होता है, हम डायरेक्टली कुछ नहीं करते। तो सीडब्ल्यूसी से ऑर्डर लेके जहाँ फैमिलीज को भेजना फैमिलीज को भेजते, जो अडॉप्शन सेंटर में भेजना वो अडॉप्शन सेंटर में चले जाते। तो कोरोना काल में हमारे पास ऐसा कोई बच्चा नहीं आया जिसके पेरेंट्स कोरोना में डेथ हुआ। जी, तो अभी आप आपके पास जो है जो बच्चे रहते हैं, तो अभी वर्तमान में उन बच्चों की संख्या कितनी है और उनको क्या क्या सुविधाएं आप देते हैं? क्या आपका अपना स्कूल भी है, हमने सुना है? इसके बाद उनके हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई बच्चा और आगे पढ़ना चाहता है, या कोई लड़की आगे और पढ़ना चाहती है, तो किस तरह के कोर्सेज में आप उनका एडमिशन दिलाती हैं? जैसे सिलाई हो गया, कंप्यूटर वगैरह हो गया, इसके बारे में हाँ कुछ जी, बताइए। देखिए, जो बच्चे हमारे पास फिलहाल है वो करीब 80 बच्चे हैं। और इसमें कई बच्चे जो बहुत पुराने, जिनके पेरेंट्स के बारे में कोई पता नहीं चला, और कुछ तो जिनके माँ बाप गुजर गए वो हमारे पास है। और उनकी पढ़ाई के लिए ये है कि हमने 2 स्कूल खोला था, एक फॉर्मल और एक नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल में हम पहले उन बच्चों को डालते जिनको कुछ नहीं आता, चाहे वो 15 साल के हो, 10 साल के हो, कोई भी उम्र हो, उनको नॉन फॉर्मल सेंटर में डाल के बच्चे को पढ़ा के वो जो मेन स्ट्रीम लायक हो जाता है, फिर हम फॉर्मल स्कूल में डाल के उनको 10th करवा देते थे। पर कोरोना के टाइम पे मार्च 2020 में हमें वो फॉर्मल स्कूल बंद करना पड़ गया, क्योंकि 60,000 रुपये महीने हम किराए देते थे, तो जो पॉसिबल नहीं था। वहां उस स्कूल में 478 बच्चे 78 बच्चे पढ़ते थे।
तो वो बहुत दुख हुआ क्योंकि वो गरीब बच्चे थे। फिर अभी खैर हमने हेल्प किया, उनको अलग अलग जगह पढ़ने के लिए एडमिशन दिलवाया। तो पर ये था कि हाँ, वो बच्चे हमारे पास थे और उनका जाने का बहुत दुख हुआ। उसके बाद अलावा जो हमारे नॉन फॉर्मल सेंटर है, वहाँ अभी भी चल रहा है। और जो हमारे बच्चे उस स्कूल से जो हमने जो लेके आए हमारे पास, वो उस स्कूल में पढ़ते हैं, फिर 6 तक पढ़ते हैं। उसके बाद हम उनको किसी भी प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन दिलवा देते हैं। और 10th बिल्कुल। करने के बाद 12th भी करके कॉलेज भी जाते हैं हमारे बच्चे। एक बच्ची ने अभी एमईटी से 4 साल का फूड टेक्नोलॉजी किया, बीटेक किया। और उसके बाद उस मास्टर्स करना चाहती थी यूके क्वींस यूनिवर्सिटी से। और बाय चांस हमारे डोनर्स ने सपोर्ट किया, कई लोगों ने सपोर्ट किया। और एक आईजीडी को क्या बात है, कंपनी है, बहुत सही। उन्होंने जो यही है होता है कि सच्चे अर्थों में समाज की सेवा करना, सच्चे अर्थों में बच्चों की सेवा करना। हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो संक्षेप में ये अपना सवाल करें और आप उसका संक्षेप में जवाब दें। जी प्रीति। मैम आप आइडियल हैं हमारे सबके लिए, फॉर द वुमेन यू आर द आइडियल। मेरा क्वेश्चन आपसे बस ये है कि आप जब ऐसे काम करते हैं तो आपको कैसे कैसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है? देखिए, फिनेंशियल चैलेंजेस तो हमेशा ही रहता है। उसके अलावा जो है कुछ जैसे पॉलिसीज है, जो हमें लगता है कि ये चेंज होने से बच्चे को ज्यादा फायदा होता है। उसके अलावा देखिए, 34 ईयर्स से हमारे जो डोनर्स ने हमें इतना अच्छा सपोर्ट किया है कि हम सिर्फ स्कूल ही नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर पाए उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है या आगे पढ़ नहीं पाते हैं। तो उन बच्चों को भी हमने सेटल किया, टेलरिंग, बेकिंग, ब्यूटिशियन कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, इस तरह की कोर्सेज चला के। तो ये सारे पॉसिबल हुआ हमारे डोनर्स के थ्रू। बिल्कुल। तो इसमें आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज आपके पास इतने सारे बच्चे हैं, आपके यहाँ स्टाफ कितना है, फुल टाइम उसमें कितने एम्प्लॉइज हैं, और इन लोगों का जो आपने बोला ना कि फाइनेंशियल क्राइसिस आता रहता है, तो हमारे समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है, तो इसलिए वो आप जैसे जो एनजीओ चलाते हैं उनको कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग कर देते हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है जहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो आपकी मदद करते हैं। तो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेस कहाँ कहाँ पर हैं, और क्या सरकार की तरफ से भी आपको किसी तरह का सहयोग मिलता है? देखिए, सरकार की तरफ से हमने कभी कोशिश ही नहीं किया, क्योंकि हमें लगता है जो एक डोनर अपने दिल से देता है वो ज्यादा मतलब फायदा करता है। तो हमारी जो ये 35 साल का जो सफर है, वो उन्हीं लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया। और अभी भी उन्हीं लोगों की वजह से ये चल रहा है। तो इसलिए हमने कभी सरकार से पैसा लेने की कोशिश नहीं किया। पर हाँ, सरकार की सारी फॉर्मेलिटीज हम पूरा करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने मतलब सारा काम सही तरीके से करें और बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। बिल्कुल। अब हम आखिरी सवाल लेते हैं आरती से। जी आरती, आप अपना सवाल कीजिए। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए आरती। हेलो, आवाज नहीं आ रही, आप हेडफोन निकाल के ऐसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हो। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने इतने बच्चों को हैंडल किया है, तो आप पे कितना स्ट्रेस रहा होगा, आप उसके बारे में बताइए, और आप उससे कैसे ओवरकम होते थे? स्ट्रेस तो हाँ, स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हर बच्चे का नेचर अलग होता है। हर तरह के बच्चे आते हैं हमारे पास, मेंटली चैलेंज बच्चे भी आते हैं, हैंडीकैप मतलब साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर के बच्चे आते हैं, तो बहुत ही दिक्कत होता है। तो पर ये है कि मेरे पास मेरा जो स्टाफ है, वो एक टीम इतना अच्छा है मेरे पास कि वो मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। मेरे जो वॉलंटियर्स है, ये सब जो है डोनर्स है, जब भी जरूरत पड़ता है हमें सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। तो इसलिए मेरा स्ट्रेस भी जो है, मेरी एक बेटी ने जो है होम्योपैथिक डॉक्टर बनी है, तो मुझे जब भी कोई तकलीफ होती है तो वो इमीडिएटली दवाई दे देती है।
तो इसलिए मुझे कोई तकलीफ ऐसे होती नहीं है। बिल्कुल, और स्ट्रेस से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपके द्वारा जो बच्चे की आपने देखभाल की, वो आप डॉक्टर बन गए हैं, कोई विदेश में जाके पढ़ाई कर रहा है, जी, अमेठी हाँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, तो वो लोग भी आपसे मिलने आते रहते होंगे, आपको सहयोग बिल्कुल करते अभी रहते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल, वो मतलब दूर जाना ही अब नहीं चाहते। सब कहते हैं हम आपके जी, पास ही रहेंगे, तो आस-पास ही जॉब ढूँढ लेते हैं। तो कभी भी कोई ज़रूरत है तो वो सारे पहुँच जाते हैं हमारे पास। बिल्कुल। अब मैं आखिर में ये जानना चाहूँगा, समय का थोड़ा-सा अभाव है, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आप केरला से बिलॉन्ग करती हैं और आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे हो गई? ये क्या दिल्ली एनसीआर में रहने का मतलब असर है या कोई और बात है? आपकी हिंदी का बहुत अच्छी है। नहीं, जो मैंने बताया ना कर्नाटका में जो स्कूल में जहाँ मैं पढ़ी थी सैंडो रेजिडेंशियल स्कूल, वहाँ वो लोग हर चीज़ के लिए बहुत मतलब पर्टिकुलर थे, कि अगर आप कन्नड़ा बात कर रहे हो तो प्योर कन्नड़ा बात करो, आप हिंदी बोल रहे हो तो प्योर हिंदी बोलो। और जो हमारी जो हिंदी लेक्चर टीचर थे, वो इतने मतलब अच्छे थे कि हमारी बहुत हिंदी बहुत अच्छा कर दिया था। और यहाँ दिल्ली दिल्ली आने के बाद यहाँ की माहौल भी ऐसी है कि हिंदी में बात ही करना पड़ता है। तो क्या इसलिए बात है, मेरी बहुत हिंदी ही अच्छी अच्छी हो गई। बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय हमें देने के लिए, और मुझे जी, उम्मीद है कि जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो आपसे ज़रूर प्रभावित होंगे और वो आपकी हर तरह से मदद भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। तो ये था हमारा आज का चमकते सितारे कार्यक्रम। अगले सप्ताह होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज, और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हमारी वेबसाइट youngtarangnews.com पर जाइए, वहां पर भी अंजना मैडम के साथ जो ये इंटरव्यू हुआ है उससे रिलेटेड पूरी खबर को आप पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। नमस्कार।